नमस्कार दोस्तों, BSCS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की सीरीज़ के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने नदियों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। और नदियों में हमने सबसे पहले गोदावरी नदी तंत्र को काफ़ी विस्तार से पढ़ लिया है। जिन लोगों ने लेक्चर वो वाला नहीं देखा है और जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि एक बार अपवाह तंत्र के अंतर्गत गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को विस्तार से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है माही नदी अपवाह तंत्र। ठीक भाई, माही नदी अपवाह तंत्र को भी हम लोग सेम कंडीशन में पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने गोदावरी नदी को पढ़ा है। ठीक है ना, चलिए करें स्टार्ट। तो मध्य प्रदेश में माही नदी अपवाह तंत्र को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे सभी टॉपिक्स हम लोग हैंड मैपिंग के माध्यम से ही पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो भी थ्योरिकल पार्ट आप लोग आपकी कॉपी में लिखोगे वो सब कुछ कहाँ से लिखोगे भाई, मैप में से लिखोगे। और मैप कहाँ बनेगा, हम लोग बनाएंगे और आप लोग भी सीखोगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माही नदी में सबसे पहले हमें बनाना क्या है, उन चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग लिखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ओके, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा मैं क्या बना रहा हूं, समझना। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, धार। क्या बनाया मैंने, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ और ये क्या है, रतलाम। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा साइड में। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ कर दो। ठीक है, अरे भाई ठीक है ना, ओके ठीक है। जिले में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार और ये क्या है, झाबुआ और ऊपर रतलाम। ठीक, चलिए बनाओ मैं नदी। देखना मैं नदी कहाँ से निकाल रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये बना रहा हूँ नदी में, ये गई धार से, ऐसी बहेगी है। इस प्रकार से, समझ रहे हो, इस प्रकार से बहती है कौन, माही नदी। मैप में आपने देख लिया होगा कि कितने जिलों से बही है या कितने जिलों में प्रवाहित होती है। अभी आप जितने भी इसमें एक या दो पेज लिखोगे ना, सब कुछ हम लोग मैप में से लिखने वाले हैं और आपको सभी चीज़ें लोकेट करनी है आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये है दोस्तों माही नदी। वहाँ पे तो आपने देख लिया कि धार से निकली है, लेकिन ये जा कहाँ पे रही है वो भी एक बार देख लो भाई, गिरी की कहाँ पे ये भी देख लो। तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी।
ये खंबात की खाड़ी है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा उद्गम कहाँ से, धार, धार के सरदारपुर से, ठीक है ना, धार के सरदारपुर से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना पहले प्रारंभ हम लोग कर देते हैं। किसके बारे में? माही रिवर के बारे में लिखना पहले प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी दोस्तों, माही नदी। माही नदी। और जो पहला पॉइंट है वो है उद्गम। उद्गम में हम लोग लिखेंगे विंध्याचल पर्वत की विंध्य श्रेणी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विंध्याचल की 3 श्रेणियां मिलेगी, विंध्य, भांडेर और कैमूर। तो विंध्याचल की विंध्य श्रेणी के अंतर्गत, विंध्य श्रेणी के अंतर्गत धार जिले की सरदारपुर तहसील, धार जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत मिंडा गांव की महद झील से निकलती है। भाई उद्गम में आपने क्या लिखा कि विंध्याचल पर्वत की विंध्य श्रेणी के अंतर्गत धार जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत मिंडा गांव की महद झील से निकलती है कौन? माही नदी। एक बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की यदि बात करेंगे दोस्तों, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर। राजस्थान के अनुसार 576 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर ये दो बातें क्या है? भाई मध्य प्रदेश के अनुसार 583 किलोमीटर है और राजस्थान के अनुसार वो लोग 576 किलोमीटर इसकी लंबाई को मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? धार, झाबुआ, रतलाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत के 3 राज्यों में, भारत के 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अब देखो 3 जिले हम लोगों ने लिख दिए, धार, झाबुआ, रतलाम। अगर यहाँ पर देखोगे भी आप तो ये धार हो गया, झाबुआ हो गया और ये क्या है? रतलाम, ठीक है ना। और भारत के 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो 3 राज्यों की यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो ये तो मध्य प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान और इस साइड भी देखेंगे तो खंबात की खाड़ी गुजरात के अंतर्गत आती है और गुजरात में भी माही नदी जाती है। यानी कि राज्य भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो राज्य भी कितने हो जाएंगे? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है यहाँ तक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। माही नदी
उल्टा उल्टा यू, उल्टा यू संरचना का निर्माण करती है। संरचना बनाती है। ये देख लो, यहां पे देख लो कैसा यू है, उल्टा यू। ये उल्टा यू, भाई यू कैसा आता है, ऐसा आता है। ये कैसा है, ऐसा है, ठीक है ना। तो माही नदी उल्टा यू संरचना का निर्माण करती है। उल्टा यू, ऐसा उल्टा यू संरचना का निर्माण करती है या उल्टा यू संरचना बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे इसे पृथ्वी की पुत्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की पुत्री। यदि मैं आपसे पूछूं कि शनि की बहन या सूर्य की पुत्री, यमुना की बहन, किन किन नदियों को कहेंगे, तो ये एज एग्जाम्पल आपको पता होना ज़रूरी है। और ये एक क्वेश्चन के रूप में आपके दिमाग में घूमना ज़रूरी है कि भाई शनि की पुत्री, सॉरी सूर्य की पुत्री, शनि की बहन, यमुना की बहन किस नदी को कहेंगे। माही को नहीं कहेंगे, लेकिन इसके अलावा किस नदी को कहेंगे, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा शिव की पुत्री किस नदी को कहेंगे, तो ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसे बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, इसे बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, भीलों की गंगा, भीलों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इतने सारे इसके उपनाम है दोस्तों, ठीक है। 8 पॉइंट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। इसकी सहायक नदियाँ, भाई सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सोम, जाखम, आनस, पानम, लड़की, जंभार आदि। आदि क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, माही की। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। इसका कुल अपवाह क्षेत्र, इसका कुल अपवाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में
7188 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देख लो वो भी। मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी में। किसका निर्माण करती है दोस्तों? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। अब ये एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? हालांकि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि एस्चुरी और डेल्टा होता क्या है। एक बार समझ लो इस चीज़ को, यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि ये स्थिति होती है। अगर इस साइड, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पश्चिमी क्षेत्र, मैं यहाँ पे लिख दूँ पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, और इस साइड में मैं लिख देता हूं दोस्तों पूर्वी क्षेत्र। भाई एक साइड मैंने क्या लिखा, ये पहाड़ है, एक ये क्या है, एक पर्वत है या पहाड़ है, कुछ मान लो, ठीक है ना। या मैं लिख देता हूं यहां पर भूखंड है, या स्थलीय भाग लिख देता हूं, स्थलीय क्षेत्र। और इस स्थल को इस साइड से भी समुद्र ने घेर रखा है, और इस साइड से भी समुद्र ने घेर रखा है। दोनों साइड से समुद्र ने घेर रखा है किसे? स्थलीय क्षेत्र को। आप लोग ये भी जानते हो कि इस साइड में ढलान, अगर मैं देखूं यहां पे ढलान क्या है? अधिक। और इस साइड में ढलान क्या है? कम। कम। इसकी तुलना में भाई यहां से यदि आप गिरोगे तो सीधे कहां चले जाओगे? नीचे। और यहां पे गिरोगे तो बीच में कहीं ना कहीं पे रुक जाओगे, ठीक है ना, आप गिरोगे तो। लेकिन नदी का पानी तो रुकने वाला है नहीं। अगर यहां से कोई नदी जाएगी तो उसका वेग क्या होगा? भाई ढलान अधिक है, नदी के डायरेक्शन की यदि बात करें, ये जा रही है, ढलान अधिक है तो नदी का वेग क्या हो जाएगा? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वेग अधिक। वेग क्या होगा? अधिक। यहां पे ढलान कम है तो वेग क्या होगा? कम। नदी तो इधर भी जाएगी, नदी तो इधर भी जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि नदी दोनों साइड जा रही है, पूर्वी क्षेत्र की ओर भी जा रही है और पश्चिमी क्षेत्र की ओर भी जा रही है। पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का ढलान क्या है? अधिक है, और वेग भी क्या है? अधिक है। भाई नदी अगर अपने क्षेत्र में प्रवाहित होगी तो नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में मृदा का कटाव करेगी या भूमि का कटाव करेगी, और भूमि का कटाव करने के परिणाम स्वरूप इस मृदा के या इस नदी के जल में आपको मिट्टी, रेती आदि के कण मिलेंगे, कछारों के रूप में या अवसादों के रूप में मिलेंगे ना। लेकिन कंडीशन ये भी तो आ रही है, भले ही इस नदी के जल में मिट्टी आदि के कण हैं या अवसाद है, लेकिन इसका वेग क्या है? अधिक है। अगर वेग अधिक होगा तो इधर से यदि समुद्र की लहरें जाएगी और इधर से नदी आ रही है तो समुद्र की लहरों पर ये नदी का जो जल है या नदी का जो वेग है वो क्या होगा? काफ़ी प्रभावी होगा। और नदी का वेग यदि समुद्र की लहरों पर प्रभावी होगा तो नदी का जल समुद्र के जल को पीछे की ओर धकेलते हुए या समुद्र के जल को अपने आप, यानी समुद्र के जल को नदी पर हावी नहीं होने देगा। कौन? नदी का वेग। और नदी का जल सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाएगा।
क्योंकि वेग अधिक है। और नदी का जल यदि समुद्र में सीधा प्रवेश करेगा तो नदी के जल में जो भी मिट्टी रेत आदि के कण हैं वो भी सीधे कहाँ चले जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे। और जिस वेग से नदी का जल समुद्र में प्रवेश करेगा वहाँ पे एक गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुरी। अरे भाई उस गड्ढे को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुरी। क्या कहते हैं, एस्चुरी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख। आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि एक बकेट है, आपने उस बकेट में पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद, यानी कि बकेट को पानी से भरने के बाद में जब आपने एक ग्लास में पानी लिया हाथ में और इस ग्लास के पानी को उस बकेट में डाल दिया जिस बकेट में आपने पानी से भरा हुआ है, तो जब ग्लास का पानी उस बकेट के पानी में गिरेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक गड्ढा बनेगा। उस गड्ढे को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो एस्चुरी की कंडीशन इस प्रकार से होती है। और इस साइड में यदि हम लोग देखेंगे तो नदी का वेग क्या है, कम है, ढलान भी कम है, नदी बेचारी धीरे धीरे बहकर जाएगी। नदी ने अपने प्रवाह क्षेत्र में जो भी मृदा का कटाव किया है तो नदी के जल में मिट्टी रेत आदि के कण इसमें भी होंगे डेफिनेटली होंगे, लेकिन नदी का वेग कम होने के कारण इधर समुद्र का जल या समुद्र की लहरें नदी के पानी को पीछे की ओर धकेलने में सक्षम हो जाती है या सफल हो जाती है। तो नदी के जल को समुद्र की लहरों के द्वारा पीछे की ओर धकेलने के परिणाम स्वरूप नदी के जल में उपस्थित जो भी मिट्टी रेत आदि के कण थे उनका बिखराव होगा, और बिखराव होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर किसका निर्माण होगा, तो डेल्टा का निर्माण होगा। तो इस साइड में क्या बनेंगे दोस्तों, डेल्टा बनेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर माही नदी की बात करेंगे तो ये क्या बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसे अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवर्ती या अनुगामी नदी। और अनुवर्ती या अनुगामी या परवर्ती या नवानुवर्ती या फिर अध्यारोपित, ये एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं मैं आपको सभी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि भाई अनुवर्ती उस नदी को कहते हैं जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए किसी अन्य नदी की सहायक नदी न होते हुए सागर या महासागरी जल में अपना मुहाना बनाती है। ऐसी मुख्य नदी को हम लोग अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहते हैं। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग देखेंगे तो माही नदी भी क्या है, अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए सागर या महासागरी जल में अपना मुहाना बनाती है। अरे भाई खंबात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है, और अरब सागर किसका भाग है, हिंद महासागर का भाग है। समझ रहे हो ना। तो ये नदी भी किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए इस नदी को हम क्या कहेंगे, अनुवर्ती या अनुगामी नदी। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो राजस्थान में एक ज़िला आएगा यहाँ पे बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में हमें 2 डैम देखने को मिलेंगे। बांसवाड़ा में कितने डैम हैं, 2 बांध मैंने बना दिए। कितने बांध बनाए, 2 बांध हैं। ठीक है, इनके नाम हम लोग लिख देते हैं 1, 2। अब आप बोलोगे सर ये तो 1, 2 नंबर हुआ, नाम कहाँ है, तो बिल्कुल मैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही नाम लिखूंगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 नंबर पर जो बांध है इसका नाम है कागदी। क्या नाम है दोस्तों, कागदी पिकअप बांध। क्या नाम लिखा, कागदी पिकअप बांध। और जो सेकंड पर है इसका नाम है बजाज सागर बांध, या फिर इसको माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माही बजाज सागर बांध भी इसे कहते हैं। बजाज सागर बांध की विशेषता ये है, इसकी लंबाई
बजाज सागर बांध की विशेषता दोस्तों ये है, अगर इसके निर्माण की बात भी करेंगे, निर्माण की बात, तो 1972 में नींव रखी गई और 1983 में इसे खोल दिया गया। ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसकी लंबाई 3019 मीटर है। लंबाई कितनी है? 3019 मीटर है। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। भाई राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है। ये दोनों किस जिले में है? तो ये दोनों दोस्तों याद रखना बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिला, राजस्थान। तो कागदी पिकअप बांध और बजाज सागर बांध ये दोनों है कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान में है। किस पर? माही नदी पर। और बजाज सागर बांध को माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं। ठीक। जब यहाँ से हम लोग और आगे जाएंगे तो इसमें दो नदियाँ आकर मिलेगी। देखिएगा कितनी नदियाँ? दो नदियाँ। देखना, एक रिवर आएगी इस प्रकार से, ऐसे मत बनाओ। अब देखो, एक रिवर आएगी ये इस प्रकार से और एक रिवर आएगी इधर से। इस प्रकार से। मतलब नदियां कितनी हैं? दो रिवर आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। और ये दोनों रिवर यहां पर मिल जाती है। कहां पे? इस क्षेत्र में मिलेगी, यहां पे इस क्षेत्र में मिलेगी। तो जी ये रिवर जो आ रही है इसका नाम है दोस्तों जाखम। इस नदी का नाम क्या है? जाखम नदी। और इसका नाम है सोम, सोम नदी, सोम नदी। और ये कौन सी है? जाखम नदी। ये जहां से आती है इसका नाम है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान। अच्छा, उदयपुर भी राजस्थान का एक जिला है। और यदि इस साइड हम लोग बात करेंगे तो ये है प्रतापगढ़। ये क्या है? प्रतापगढ़। और ये भी क्या है? राजस्थान का एक जिला है। भाई हम लोगों ने यहाँ पे बांसवाड़ा देख लिया, प्रतापगढ़ देख लिया, और ये क्या है? उदयपुर देख लिया। नदियों के नाम भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, नदियों के नाम भी देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे कि ये नदी कौन सी है? जाखम नदी। ये कौन सी है? जाखम नदी। और ये वाली सोम नदी। एक कौन सी हो गई? जाखम, और एक सोम। जाखम प्रतापगढ़ से और सोम नदी कहाँ से? उदयपुर से। दोनों कहाँ पे मिलती है? इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि दोनों मिलती है नौरावर बिल्लूरा। मैं यहीं पे लिख देता हूं, संगम। संगम कौन सा? सोम जाखम का। नौरावर बिलूरा, नौरावर बिलूरा। जिला डूंगरपुर, राजस्थान। समझ गए हो ना?
सोम जाखम, जाखम प्रतापगढ़ से और सोम उदयपुर से, लेकिन दोनों मिली कहाँ पर है? नौरावर बिलूरा नामक स्थान पे, जिला डूंगरपुर राजस्थान में मिल गई। और वहाँ से ये दोनों अपनी जल राशि को लेकर आ जाती है कहाँ पे? और आगे, और किस में जाके मिल जाती है? माही में, यहाँ पे। और जहाँ पे ये मिलती है इसका नाम है वेणेश्वर धाम। क्या नाम है? वेणेश्वर धाम। मैं बताऊंगा कि वेणेश्वर धाम की क्या विशेषता है, लेकिन उसके पहले प्रतापगढ़ में हमें माही नदी पर, माही की सहायक नदी जाखम पर, कहाँ पे? प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर एक बांध मिलेगा। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3। इस बांध का नाम है जाखम बांध। आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिक्सअप हो जाएगा वरना। 3 नंबर पे कौन सा बांध है दोस्तों? जाखम बांध। जाखम बांध है कहां पर? ये बांध जाखम नदी पर निर्मित है। जाखम नदी पर, यह जाखम नदी पर निर्मित है। निर्मित है, ठीक है। इसके न्यू की यदि बात करेंगे, इसकी न्यू 1968 या 69 में रखी गई थी, रखी गई थी। वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ 1970 में हुआ। 1970 में हुआ, ठीक है। आगे बात करेंगे 1982 में इसे खोल दिया गया। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत है। प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत निर्मित है। और आगे देखेंगे, ऊंचाई 81 मीटर यानी कि 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस ऊंचाई के साथ, इस ऊंचाई के साथ यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लंबाई इसकी 253 मीटर है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है जाखम बांध के बारे में। ठीक, जाखम बांध हम लोगों ने देख लिया, जाखम नदी पर है। यहाँ पर कागदी पिकअप डैम और ये बजाज सागर बांध देख लिया। अब एक बात दोस्तों ये आती है कि प्रतापगढ़ से जाखम नदी और उदयपुर से सोम नदी दोनों आपस में कहाँ पे मिल गए? राजस्थान में, नौरावर बिलूरा में, डूंगरपुर ज़िले में, राजस्थान के मिल गई। और वहाँ से सोम और जाखम इन दोनों का जल आगे बढ़ता है और कहाँ पे आ जाता है? माही नदी में। और माही नदी में ये कहाँ मिलता है? तो जहाँ मिलता है उसे हम लोग कहते हैं वेणेश्वर धाम।
इसे क्या कहते हैं? बेणेश्वर धाम कहते हैं इस स्थान को। बेणेश्वर धाम क्या कहेंगे? बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम को ही हम लोग त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर त्रिवेणी संगम बिल्कुल हमको दिख भी रहा है वहाँ पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। भाई त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियों का संगम होगा यहाँ पर। त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियाँ, कौन कौन सी? सोम, जाखम और माही। इन 3 नदियों का जल कहाँ पे मिलता है? बेणेश्वर धाम में, जिसे नाम क्या दिया? त्रिवेणी संगम। ठीक है। इसकी दोस्तों विशेषता है, इसकी विशेषता है किसकी? बेणेश्वर धाम की। यहाँ पे यह विश्व का एकमात्र स्थान है, विश्व का एकमात्र स्थान है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कहाँ पे? बेणेश्वर धाम में। इसके अलावा इसकी विशेषता है माघ माह की पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है यहाँ पे? आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पे? बेणेश्वर धाम में। कब लगता है? माघ माह की पूर्णिमा को। और विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यार हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में अगर कोई भी मूर्ति थोड़ी भी खंडित हो जाती है तो हम क्या करते हैं? विसर्जित कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा की जाती है। तो ये है बेणेश्वर धाम की विशेषता। अब मेन बात ये आती है कि बेणेश्वर धाम यानी कि त्रिवेणी संगम होता कहाँ पे है, तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगी। ये दोस्तों डूंगरपुर ज़िले में आता है। ठीक है ना भाई। ये ज़िला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर ज़िला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। लिखने में कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि सुन लिया भूल जाओगे, और एक बार लिख दिया तो याद रहेगा। क्या लिखोगे? बेणेश्वर धाम राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो डूंगरपुर ज़िले में ही माही नदी के किनारे, डूंगरपुर ज़िले में ही माही नदी के किनारे गलियाकोट उर्स का मेला लगता है। यहाँ पे मेला किसका? गलियाकोट उर्स। गलियाकोट उर्स का मेला लगता है। कहाँ पे? डूंगरपुर ज़िले में, माही नदी के किनारे, राजस्थान
डूंगरपुर। अच्छा, कई लोग इसको डूंगरपुर की जगह डोंगरपुर भी कहते हैं। वैसे राजस्थान में डोंगरपुर ही चलता है, ठीक है। तो डूंगरपुर या फिर डोंगरपुर। जब राजस्थान से हम लोग गुजरात में आएंगे तो गुजरात में दोस्तों हमें एक डैम मिलेगा। गुजरात में क्या मिलेगा? एक डैम मिलेगा। इस डैम को हम लोग कहते हैं कढ़ाना बांध। इसका नाम क्या है? कढ़ाना बांध। और ये कढ़ाना बांध कहाँ पर है? तो ये पड़ेगा गुजरात के माहीसागर जिले में। गुजरात के माहीसागर जिले में क्या पड़ेगा? कढ़ाना बांध हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहाँ चली जाएगी ये? खंबात की खाड़ी में। कहाँ चली जाएगी? खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। और माही नदी के किनारे ही कौन है? धार शहर है। भाई माही नदी के किनारे कौन है? धार शहर है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो इसी में दोस्तों एक चीज़ आती है कि माही नदी अपवाह तंत्र के द्वारा 56 के मैदानों का निर्माण किया जाता है। क्या बोला मैंने? माही नदी अपवाह तंत्र के द्वारा 56 के मैदानों का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। अब आप लोग बोलोगे ऐसे 56 के मैदान क्या होते हैं? तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर राजस्थान के इन जिलों में 56 गांव और 56 नालों, 56 गांव और 56 नालों को सम्मिलित किया गया है। भाई 56 गांव और 56 नाले काउंट किए गए हैं। और जब इन क्षेत्रों में माही नदी अपवाह तंत्र का जल प्रवेश करता है तो वहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार माही नदी अपवाह तंत्र के द्वारा निर्माण किए गए मैदानों को 56 के मैदानों की संख्या दी गई है। और ज़िले कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों माही नदी अपवाह तंत्र। इजी है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस कंडीशन, अगर मैपिंग आपकी पूरी की पूरी क्लियर है तो सभी चीज़ों को आप आसानी से लोकेट कर सकते हो और सभी चीज़ों के अंतर्गत जो जो भी कंटेंट आता है उन्हें लिख भी सकते हो। वो आपके माइंड में रहेगा भी और कोई समस्या भी नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लोग नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सोन, केन, बेतवा, काली सिंध ये सभी नदियाँ पढ़ने वाले हैं सेम कंडीशन में मैपिंग के माध्यम से। तो इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू क्लासेस लेनी भी है। चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।
और लिंक को शेयर भी करना है, ताकि आप ही की तरह और भी कई ऐसे छात्र जो कि यहाँ पर यानी कि इंदौर में आने में सक्षम नहीं है, तो उन तक भी ये वीडियो जा सके और वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप हमेशा बने रहिएगा। तो मिलते दोस्तों एक धमाकेदार अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।